डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टूडेंट्स 3 एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस में, और हमने ये प्रूव करना होता है कि ये जो जैसे पहली एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम या मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, तो इसको हमने ये प्रूव करना होता है कि ये वाइब्रेटरी मोशन तो है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो प्रीवियस टॉपिक में इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हमने सारी डिटेल से जो है वो देखी थी, जिसके अंदर हमने जो है वो देखा था कि वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या होती है, वाइब्रेशन जो है वो क्या होती है। उसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ इनर्शिया है, उसका टाइम पीरियड है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो उसमें इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट उसमें इन्वॉल्व है, ये सारी टर्म्स हम जो है वो इन डिटेल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा अगेन उनको जो है वो देख लेंगे एक मरतबा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि किसी भी बॉडी की मीन पोजीशन के गिर्द जो मोशन होती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बच्चों का क्रेडल है, झूला जो होता है, स्विंग जो है, सीसा जो है, तो ये सारी क्या है वाइब्रेटरी मोशंस हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ये देखें इस डायग्राम को, मैस स्प्रिंग सिस्टम हम इसको कहते हैं, या मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर ये एक ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है, और उस ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग जो है वो अटैच है। और आप ये देखते हैं कि इस वक्त हमने इस स्प्रिंग को ना तो स्ट्रेच किया हुआ है और ना ही हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है। इसका मतलब कि ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है, और इस पोजीशन को जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं या मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन का ये मतलब होता है कि ये किसी भी वाइब्रेटरी मोशन के लिए वो पोजीशन होती है कि जहाँ पे उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो होती है, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो नहीं लग रही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हम जब इसको वाइब्रेट करवाना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है कि हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको डिस्प्लेस कर देंगे थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट एक्स, और हम इसको स्ट्रेच कर कर इस पोजीशन ए तक जो है वो ले आएंगे। तो ये जो हमने फोर्स अप्लाई की है, इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लाने के लिए इस फोर्स को कहा जाता है अप्लाइड फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि जो हमने इसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लगाई है, जिसकी मदद से ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब जब हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं, अगर हम छोड़ देते हैं, यहाँ से फ्री कर देते हैं इसको, तो क्या ये ब्लॉक यहीं पर रहेगा? ऐसा नहीं है। स्प्रिंग की फोर्स की वजह से वो मूव करेगा टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसे आप इसको रिलीज करते हैं तो ये मूव करता है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और वो क्यों मूव करता है? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, और ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी हमने देखा था, दोबारा आप देखें आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है। ये ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी को पुश या पुल करती है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो वापस जो मीन पोजीशन पे लाने वाली फोर्स होती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। उसके बाद जैसे ये बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे पहुंच जाती है, तो क्या ये मीन पोजीशन के ऊपर आकर स्टॉप हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टॉप नहीं होती बल्कि मूव कर जाती है टूवर्ड्स अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जब वो पहुंच जाती है और स्प्रिंग को ये कंप्रेस कर देती है, राइट। तो वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन से दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर जा रही है, ये हमारी कौन सी फोर्स है? ये इनर्शिया की फोर्स है। यानी कि ये बॉडी जो है वो यहाँ पे आके रुकती क्यों नहीं है? वो अपने इनर्शिया की वजह से नहीं रुकती, राइट। तो वो फोर्स जो इनर्शिया की वजह से बॉडी को आगे मूव करवाती है उसको हम इनर्शियल फोर्स या फोर्स ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। तो आपने देखा कि ये बॉडी जो है वो क्या करेगी, इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि ये वाइब्रेटरी मोशन है, और इस बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो हमने देख लिया कि सबसे पहले अप्लाइड फोर्स क्या होती है, जिसकी मदद से हम किसी बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लाते हैं, और जैसे हम इसको रिलीज करते हैं वो अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से
मीन पोजीशन की तरफ जाती है, और मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ वो किस फोर्स की वजह से जाती है, वो अपने इनर्शिया की फोर्स की वजह से जाती है। फिर जैसे ये बॉडी जो है वो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है तो वहां पे भी रुकती नहीं है, वापस मीन पोजीशन की तरफ आती है। तो वो फोर्स जो उसको वापस मीन पोजीशन पे लेकर आ रही है वो अगेन क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो याद रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा बॉडी को टुवर्ड्स मीन पोजीशन जो है वो मूव करने की कोशिश कर रही होती है, पुश करती है या पुल करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और यहाँ पे आके अगेन बॉडी रुकती नहीं है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाती है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, अगेन वो इनर्शिया की फोर्स इन्वॉल्व है। तो अप्लाइड फोर्स का रोल सिर्फ इतना है कि आप उसको मूव करवा के एक्सट्रीम पोजीशन तक लाते हैं। उसके बाद फिर जो कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रही होती है तो दो फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं उस वक्त, एक उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है और दूसरी उसकी इनर्शियल फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स मूव द बॉडी टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन एंड इनर्शियल फोर्स मूव द बॉडी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरह से ये बॉडी वाइब्रेट करना शुरू होगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वाइब्रेटरी मोशन है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया था, दोबारा से आप उसकी डेफिनेशन देख लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। कि हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की और ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती है, ये जो मूव कर कर यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है। कितना डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी में आता है वो डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। जैसे हमने देखा कि ये हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्चुअली वो फोर्स है जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमेशा जो है वो एक्सटर्नल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको मैं देखें कि बोल रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों बातें जो है वो ठीक है। उसकी वजह ये है कि जितनी हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होती है उतनी हमारी एक्सटर्नल फोर्स भी होती है। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी और स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को EFXT से रिप्रेजेंट कर लें और रिस्टोरिंग फोर्स को सिंपली हम F से रिप्रेजेंट कर लें तो ये हमें पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का जो है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन है और रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसलिए हम साथ जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो लगा देते हैं। तो इस तरह मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। अब फर्दर हम देखते हैं, फर्स्ट इसके अंदर जो टर्म यूज होती है वो है हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ यही है जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट x है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, सपोज करें कि स्टार्ट में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मीन के अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कम आएगा, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, फोर्स और बढ़ा देंगे डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा। तो इस तरह के प्रोपोर्शन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा हमारी एक्सटर्नल फोर्स होगी उतना ज्यादा जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो फिर ये हमारे पास आ जाता है इक्वल और कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट को हम जो है वो k से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये k जो है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कहते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें पता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू -kx। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे F एक्सटर्नल की जगह पे रिस्टोरिंग फोर्स F जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, -kx, यानी कि डिफरेंस क्या है, जस्ट माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हुक्स लॉ की आपने स्टेटमेंट बतानी है वर्डिंग में कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये उसके बाद ये 2-3 इसके जो है वो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। अब यहाँ से आपने k के बारे में जो है वो बताना है कि ये k जो है वो क्या है। तो इस k को जो है वो कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, k को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, राइट। अगर हमने ये k फाइंड करना हो तो ये क्या बन जाएगा, f ओवर x, और ये साथ माइनस का साइन। अगर हमने इसको डिफाइन करना हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये दो चीजों के दरमियान रेशियो है, दो चीजों के दरमियान ये क्या है,
रेशियो। कौन सी दो चीजों के दरमियान? फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। उसके बाद हम इसका एसआई यूनिट जो है वो भी बता सकते हैं। ये चीजें स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे ही हेडिंग्स बना के साथ कर लें ताकि आपको इसमें से एमसीक्यू निकालना और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताना इजी हो जाए। तो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म, स्प्रिंग कांस्टेंट का हेडिंग दें, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला लिखें, फिर बताएं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। उसके बाद इसका यूनिट आपने देखना है। तो स्टूडेंट इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, फोर्स इन्वॉल्व है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? एक्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इस तरह न्यूटन पर मीटर जो है वो इसका एसआई यूनिट है। तो हुक्स लॉ के बारे में, हुक्स लॉ की डेफिनेशन, हुक्स लॉ का फार्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट, ये 3 4 5 जो है वो आप समझ लें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आप देखें जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था अब तक, f इज इक्वल टू माइनस की एक्स, ये अगेन मैं लिख रहा हूँ, इसको हम कह देते हैं 1। अब अगर हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक जो फोर्स होती है हमारी नेट फोर्स, वो किसके इक्वल होती है? ma के इक्वल है, राइट। तो अगर ये f जो है वो माइनस की x है और f जो है वो ma के इक्वल है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ma इज इक्वल टू माइनस की x और a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m x। अब स्टूडेंट देखें, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं, जैसे यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया तो हमने क्या किया? इक्वल का साइन और साथ जो है वो कांस्टेंट। इसी तरह से अगर कहीं पे हमारे पास इक्वल का साइन है और कांस्टेंट है तो उसको खत्म करके हम प्रोपोर्शनैलिटी भी लिख सकते हैं। अब देखें a इज इक्वल टू K क्या है? कांस्टेंट है, M क्या है? मैस इस बॉडी की। और जाहिर सी बात है कि ये मैस जब वो चेंज नहीं हो रही, जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो चाहे वो मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन है, आप देखते हैं मैस में कोई चेंज नहीं आता है। उसका मतलब क्या हुआ कि मैस जो है वो भी कांस्टेंट है। तो K भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, उसकी फ्रैक्शन जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम फिर कह सकते हैं A इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। तो ये इक्वल और कांस्टेंट को हम खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये नेगेटिव साइन जो है वो ये शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अच्छा स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को दोनों डेफिनेशन सामने लिख कर बताया था कि हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो ये कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, और दूसरा ये था कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों डेफिनेशंस जो है वो सेम है। उसकी वजह ये कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है वो भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम फोर्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन भी लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब भी ठीक है। अगर हम कह देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भी ये बात ठीक है। तो ये चीज़ हमने मैथमेटिकली जो है वो प्रूव कर दी। और किसी भी वाइब्रेटरी मोशन के लिए दो चीज़ों का प्रूव करना जरूरी होता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए। एक तो ये कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो। तो जब फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। और दूसरी चीज ये कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये जो सिस्टम हमने डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग, तो ये वाइब्रेटरी मोशन होने के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो ये चीज़ हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने एक दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। ये मैंने साइड पे लिस्ट जो है वो बनाई हुई है, जो चीज़ें हमने इसमें लाजमी जो है वो इन पर डिस्कस करनी है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट देख लिया स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, उसका यूनिट के बारे में, मैथमेटिकल फॉर्म उसकी, ये जो फार्मूला हमने भी ड्राइव किया, रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में जब बता दी थी।
आप जो है वो देखें कि जब ये बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आ रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है कि कैसे ये वेरिएशंस जो है वो आती हैं और क्यों वेरिएशंस आती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट बता दूं कि क्या हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये तो हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली, प्रूफ कर ली हमने कि ये वाइब्रेटरी मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या हर एक वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या कोई ऐसी एग्जांपल आपके माइंड में है कि जो वाइब्रेटरी मोशन तो हो लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो? तो ऐसे केसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कि कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। और वो कैसी बॉडी होती है स्टूडेंट, याद रखें, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ वाइब्रेट करे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। जब कांस्टेंट स्पीड से वाइब्रेट कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रही है, तो इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो असल में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन बनती है। तो इसका मतलब कि ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें कोई बॉडी कह रहा था कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो एक्सेलरेशन ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा, तो वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनेगी। आप लोगों ने क्रैंकशाफ्ट के बारे में शायद कहीं पढ़ा हो, देखा हो, किसी वक्त मैं आपको उसकी एनिमेटेड वीडियो भी दिखा दूंगा। इंजन के अंदर जो रॉड मूव करता है इस तरह से कांस्टेंट स्पीड के साथ जब वो मूव कर रहा होता है, इंजन ऑयल की एड्स भी टीवी पे समटाइम चल रही होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इंजन के अंदर एक रॉड शाफ्ट जो है वो मूव कर रही होती है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो आप देखें वो वाइब्रेट तो कर रही है कि वो रिपीटेड मोशन है, वो वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन उसमें चूंकि स्पीड कांस्टेंट है इस वजह से स्पीड के अंदर वेरिएशन नहीं आती, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता डिस्प्लेसमेंट के, तो हम फिर कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। आप देखें जैसे अगर हम स्विंग की एग्जांपल लेते हैं या बच्चों के झूले की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप उसको एक तरफ ले जाकर छोड़ देते हैं और फिर वो वाइब्रेट करता रहता है, जब तक वो वाइब्रेट करता रहता है वो वाइब्रेटरी मोशन भी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। लेकिन अगर आप उसमें जैसे जैसे वो आपकी तरफ पहुंचे आप उसको हर दफा जो है वो पुश करते जाएं, हर दफा आप उसको पुश करते जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वो वाइब्रेटरी मोशन तो होगी लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त जो है वो जो स्विंग की मोशन है वो ऑलमोस्ट उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है कि हर दफा आप फोर्स उसके ऊपर लगा रहे होते हैं तो फोर्स के बढ़ने से उसकी वेलोसिटी हर दफा इंक्रीज हो रही होती है, और इस तरीके से वो या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो उससे जो है वो क्या होता है कि वो वाइब्रेटरी मोशन तो होती है लेकिन फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। जी स्टूडेंट, अब देखिए जैसे मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि एक्सेलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम के मुताबिक क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट आप देखें कि अगर हम ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ी हुई है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। उसके बाद आ जाए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की तरफ। मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया कि फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन जब ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, ये चीज़ हमने देख ली। अब उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन स्टूडेंट्स वही होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो मोशन के ऑपोजिट हो जाती है। आप देखें, सपोज करें कि यहाँ पे ए पोजीशन के ऊपर ये हमारी बॉडी जो है वो मौजूद है, जैसे हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये मूव करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि क्या इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है
वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसे हमें पता चला कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी उसकी जीरो है, मीन पोजीशन की तरफ जाते हुए मैक्सिमम हो जाती है। तो जब वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी। तो बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ। अब यहाँ पे आके बॉडी आपको पता है रुकती नहीं है, वो अपने इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो है वो जाती है। तो उस दौरान आप ये देखेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे आके वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब बॉडी तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जब मोशन के ऑपोजिट हो जाएगा तो आपने देखा कि अगेन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि कोई बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, चाहे वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है या एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रही है, जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। जी, तो ये चीज़ इससे हमें ये मुकम्मल तौर पे जो है वो समझ आ जाती है कि ये वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन चुकी है। अब इसमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपसे स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेलोसिटी के बारे में, 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाइब्रेटरी मोशन के दौरान किस पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किस पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगी? आपको मैंने जैसे बताया कि हम बॉडी को यहाँ से रिलीज करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इज मिनिमम और जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, और जैसे जैसे वो मीन की तरफ जाती है तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाती है और मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे ही वो मीन पोजीशन को क्रॉस करती है तो चूंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वापस उसको खींचने की कोशिश कर रही होती है, इस वजह से वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है और वेलोसिटी कम होते होते एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये हमें ये पता चला वेलोसिटी के बारे में कि मैक्सिमम velocity is maximum at mean position, velocity is minimum at extreme position। जी, इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, उसके बाद मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में भी यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे है और एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम कहाँ पे है। तो स्टूडेंट मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन इज जीरो या मिनिमम भी कह सकते हैं एट मीन पोजीशन, और सेकंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाई एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसकी रीजन बताएं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों हो जाता है। तो ये चीज हमने प्रूव की हुई है। तो आपने स्टूडेंट ये लिखना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस शोज दैट कि जहां पे x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है यहाँ पे जीरो है, जैसे जैसे आप मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके x की वैल्यू जो है वो भी एक्सट्रीम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इस वजह से हम कहेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। और दूसरी बात जीरो जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर क्यों है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वाई एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन। तो आपने अगेन यही रेफरेंस देना है और आपने बताना है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड वैल्यू ऑफ x इज जीरो एट मीन पोजीशन, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, किस पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कब आएगा, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कब आएगा। तो स्टूडेंट जब भी आपने काइनेटिक एनर्जी का देखना होता है ट्रेंड किसी चीज में कि इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है या उसकी वैल्यू क्या है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये चीज़ आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, सिर्फ वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप वेलोसिटी के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है, सो मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम कहाँ पे? एट मीन पोजीशन, राइट। और मिनिमम कहाँ पे होगी? एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने जानना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने एक तो स्टूडेंट्स ये पढ़ा हुआ है mgh। एच यहाँ पे जो है वो हाइट होता है। आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था और फार्मूला भी यही पढ़ा था आपने से। तो यहाँ पे h जो है वो क्या है? हाइट है। अगर हम इसको स्प्रिंग की फॉर्म में देखें, आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वहाँ पे भी लाजमी पढ़ा होगा कि इसकी एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो वो डिपेंड करती है कि स्प्रिंग की पोजीशन के, अगर आपने उसको ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ है तो उसकी पोजीशन के अंदर ज़्यादा चेंज है और फिर आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। जैसे स्प्रिंग है, उसको अगर आप थोड़ा सा जब स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो आहिस्ता से वापस आता है, यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम स्टोर होती है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा? x की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और जब x की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x में जो है वो चेंज ज़्यादा आता है, यानी कि उसकी जो इलास्टिसिटी है उसमें चेंज ज़्यादा आता है, इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और मीन पोजीशन के ऊपर आप देखते हैं कि स्प्रिंग के अंदर कोई जो है वो स्ट्रेस नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होती, इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। और इसको हम काइनेटिक एनर्जी का रिवर्स करके भी देख सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है स्टूडेंट याद रखना, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, और जब काइनेटिक की मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करना है इन क्वेश्चंस को, और इनके आंसर्स अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुए तो जब आप वीडियो लेक्चर इसका वीडियो देखेंगे तो उसमें कमेंट्स में भी आप ये आंसर्स मज़ीद पूछ सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो। थैंक यू।